अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। कौन संभालेगा वजारत उज़्मा का कलमदान? गरम है जोड़ तोड़ का मैदान। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सबसे अहम बात यह कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है और उन सियासी हरीफों से राब्ते शुरू कर दिए हैं जिनसे माजी में शदीद नजरियाती इख्तलाफात रहे। मौलाना फजल रहमान, एएनपी समेत दीगर जमातों से राब्ता किया गया, ताहम एएनपी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया। एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि पीटीआई को सपोर्ट कर हमें हराया गया। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज ही पीटीआई से मुतालिक नरम गोशा दिखाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से जहनी इख्तलाफात हैं, जिस्मानी नहीं। पीटीआई के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्म से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। सियासत में नज़रियात, इख्तलाफात और एतराज़ात का सिलसिला जो इस बार नज़र आया वो पहले कभी नज़र नहीं आया। अडियाला जेल आज सियासी मशावरतों का मस्कन बना रहा। पहले पीटीआई रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ से मिले, फिर दो भाइयों के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में चौधरी सालिक के साथ चौधरी परवेज इलाही साहब से पौने 3 घंटे मुलाकात की। जराये के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने इख्तलाफात भुलाने का मशवरा दिया और माफ़ी तलाफी भी की गई। जराये ये बताते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन बोले भाइयों और बेटों में इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, जबकि अडियाला जेल में ही बानी पीटीआई से मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी क़यादत को 2 टोक में कह दिया, चाहे ऑपोजिशन में ही क्यों ना बैठना पड़े, हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि पावर शेयरिंग ना पार्टी की पॉलिसी थी ना होगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। दूसरी जानिब पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने भी साफ साफ कह दिया, इमरान खान साहब के बगैर ना पार्लियामेंट चलेगी ना चलने देंगे। सदर से कहेंगे कि पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। आज भी हम कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहे कि आप चूँकि सबसे ज़्यादा वोट आप ही ने हासिल किए हैं, आप ही की पार्टी ने हासिल किए हैं, तो इसीलिए आपको पहले दावत दी जाती है कि आप हुकूमत बनाएं। इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी ना हम चलने देंगे, ना जमहूरियत चलेगी ना हम चलने देंगे, ना रियासत चलेगी, हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती है। इस सारी सूरत हाल में लगता यूं है कि नून लीग के साथ हाथ हो गया, मामला अब जोड़ तोड़ से लेन देन पर आ गया। पहले वजारत उज़्मा पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई वाज़ेह बात ना बनी तो अब एमक्यूएम भी कूद पड़ी। एमक्यूएम ने नून लीग के साथ साथ हुकूमत साजी के लिए 3 वजारतों का मुतालबा कर दिया और इस वक्त सबसे टफ टाइम मुस्लिम लीग नून पर यकीनन है। हुकूमत साजी से इनकार के बाद अब मौलाना फजल रहमान साहब भी लीग की क़यादत की जद में हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 16 माह की जो हुकूमत थी उसका जो तौक हमारे गले में डाला गया उसके जिम्मेदार मौलाना साहब हैं। की हुकूमत जो हमारे खाते में हमारे गले में पड़ी है उसको हमारे गले में डालने में मौलाना का जो है वो बुनियादी किरदार था। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करने जा रहे थे, जरदारी साहब और मौलाना साहब ने जो है वो कायल किया मियाँ नवाज शरीफ को भी उस दिन और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ को भी। राना साहब ने तो गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा मौलाना फजल रहमान साहब पर डाल दिया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराया। बातों बातों में कह दिया कि शहबाज शरीफ जालिम आदमी हैं, अपने भाई को भी माफ़ नहीं किया। है ना ये बड़ा जालिम आदमी, इन्हें भरा में माफ नहीं किया। ऐसा ना लाडले असल में समझते हैं कि खान साहब को ये अब तो जान देना चाहिए, जब तक तुम्हारी वो सीटें पूरी नहीं होंगी इनसे बात होनी है ना किसी और से। परवेज इलाही साहब आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या निशानदेही कर रहे हैं, इसकी खुलकर वजाहत ज़रूर होनी चाहिए। ताहम सियासी रहनुमाओं को इख्तलाफात, एतराज़ात और नज़रियात के साथ साथ अखलाकियात की पासदारी करने की भी ज़रूरत है।
और नाज़रीन, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, आज आपने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे मुलाकात भी की, उसके बाद आपने बड़े अहम ऐलानात आपने और असद कैसर साहब ने किए। उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो एहतजाज की कॉल दी गई है 17 फरवरी को हफ्ते के रोज़, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। जो इमरान खान साहब ने डिसीजन और ये फैसला दिया है कि तमाम सियासी जमातों से, जिसमें आपने बिलखुसूस आपने जमातों का जिक्र भी किया कि उनसे राब्ते किए जाएंगे और उनको एहतजाज में शामिल होने की दावत दी जाएगी। सो आप लोग के नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं इन जमातों के साथ, तो एहतजाज में एक पेज पर कैसे आएंगे? तो जमहूरियत में तो बेसिकली उसूल बुनियादी यही है कि जिन लोगों के साथ आपके इख्तलाफात होते हैं उनके साथ आप मुश्तरका लाए अमल पर बैठकर इत्तेफाक करते हैं और उसके बाद किसी मुश्तरका हदफ को हासिल करने के लिए आप जदोजहद करते हैं। हमारा मुश्तरका जदोजहद जो हल्फ है, जो हदफ है, उसके लिए उसका टारगेट ये है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है और जिन सियासी पार्टियों को उनके हक से महरूम किया गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो ये एक ऐसा हदफ है और एक ऐसा मकसद है कि जिसके लिए जितनी भी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं और एहतजाज कर रही है, वो हमारा एक ही मुश्तरका लाए अमल है और उसके लिए हम इत्तेफाक करते हैं उनसे। तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कहा। खान साहब ने कहा है कि जितनी भी पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड हैं जो एहतजाज कर रही हैं लेकिन जो हुकूमत में शामिल नहीं है, उनके साथ आप बात करें। तो उनमें जमात इस्लामी भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है, उनमें महमूद खाना चकजई साहब भी हैं, जो JUI भी है और कई दीगर पार्टियां, कौमी वतन पार्टी है आफ्ताब शेरपाव साहब की। तो हम उनके साथ राब्ते करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के कोई मुश्तरका लाए अमल पे बात करेंगे। राब्ते करेंगे यानी कि अभी तक राब्ते हुए नहीं है और खबरें तो इसी तरह की गर्दिश कर रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम से राब्ते और रात तक जो है वो कुछ डेवलपमेंट भी सामने आ जानी थी। अभी तो आज ही तो हम मुलाकात करके जेल से निकले हैं, अभी हमारी पार्टी की मीटिंग हो रही है, मुशावरत कर रहे हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने इसका अमली मुजाहरा देखने में आपको आएगा जिसमें हम राब्ते शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मुलाकातें शुरू कर देंगे, लेकिन राब्ते में हैं अभी दीगर जमातों से? जाहिर है इस मुल्क की जमातें हैं, हम फोन पर एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। बैरिस्टर साहब, ANP ने तो मना कर दिया है। अगर मना कर दिया है तो नहीं मिलेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। जो मना करेगा उसे नहीं मिलेंगे, जो हमें वेलकम करेगा हम उसके साथ बात करेंगे। लेकिन तहरीक जो है 17 तारीख से वो हम अपने तौर पे चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तहरीक चलाएगी और अगर कोई हमारे साथ ताउन करता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, नहीं करता तो खुदा हाफिज, अपने घर में बैठ के तहरीक चलाए। आपने कहा कि मुश्तरका एक हदफ के लिए सबके साथ बातचीत भी होगी और यही जमहूरियत का बहरहाल एक हुस्न भी नजर आता है इसी में ही। लेकिन बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी से फिर क्यों नहीं बात होगी? धांधली के हवाले से वो भी शोर मचा रहे हैं। धांधली के हवाले से बेशक वो शोर मचाते रहे, लेकिन वो इस धांधली ज़दा इंतखाब का जो फल है वो उन्हीं को हासिल हुआ है और वही उसके शरीक हैं खाने में। मुस्लिम लीग नून के साथ वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो जब वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि उनको एहतजाज से ज्यादा हुकूमत की कुर्सी अजीज है। वहां बैठ के हुकूमत करें, हम एहतजाज करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन से अपना हक हासिल करने की बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से खान साहब ने स्पेसिफिकली हिदायत दी है कि उनके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो खबरें आ रही थी और शेर अफजल मरवत साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बात की कि परसों जरदारी साहब ने भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं से रब्ता किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहरहाल नज़र आता है कि इंक्लिनेशन, बिलावल भुट्टो भी इस बात का जिक्र कर चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चूंकि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो है वो बातचीत नहीं होगी, लिहाजा फिर वो PM के कैंडिडेट के लिए नवाज शरीफ साहब के जो पसंदीदा कैंडिडेट है शहबाज शरीफ साहब, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या राब्ते हो रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि आज खबरें बहुत गर्म थी कि राब्ता हो गया है, कुछ डेवलपमेंट सामने आ सकती है। देखिए, राब्ते जैसे शेर अफजल मरवत साहब का आपने कहा, उनसे अगर जरदारी साहब ने राब्ता किया तो हो सकता है किया हो, लेकिन जाहिर है किसी के जरिए किया होगा या खुद किया होगा। हमारे असद कैसर साहब के साथ भी पीपल्स पार्टी के हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस का राब्ता था, मेरे साथ भी राब्ते हैं, हमारे कुलीग रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में साथ वक्त गुजारा है। तो वो राब्ते इनफॉर्मली तो होते रहते हैं कि साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, लेकिन उन राब्तों को आप कोई सॉलिड बुनियाद नहीं करार दे सकते किसी पॉलिटिकल मूव का। ये तो इनफॉर्मल राब्ते होते हैं, मतलब एक गैर रस्मी किस्म के राब्ते होते हैं।
लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कोई राब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारा हुआ है और ना हम उनके साथ करने का कोई लेकिन बैरिस्टर साहब, गैर रस्मी राब्तों में क्या उनसे इस बात की या उनको दावत दी जाएगी कि एहतजाज की जो आपने कॉल दी है उसमें वो भी शामिल हो? देखिए, वो तो मैंने आपको वाजे कर दिया ना कि पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ हम इस तरह की कोई बात नहीं करने जा रहे। खान साहब का ये दो टोक मौकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट बैरिस्टर साहब, लेकिन जो हम एहतजाज के हवाले से बात कर रहे हैं कि 17 फरवरी को बहरहाल आपने कॉल तो एक दे दी है, लेकिन अभी तो आप 9 मई के वो जो एक उसका खमियाजा है वो ही भुगत रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मजीद ये एहतजाज की कॉल दे के कोई खदशा अरेस्ट या रेड्स के हवाले से बढ़ जाएगा? 9 मई एक टोटली डिफरेंट इशू था, उसका तो इस एहतजाज के साथ तो कोई मेरे ख्याल में कोई निस्बत नहीं बनती, क्योंकि ये तो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, क्योंकि सबको गिले शिकवे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बेज़ाब्तगियां की हैं। तो दूसरी बात यह कि जो 9 मई के मुकदमात हैं वो हम भुगत रहे हैं अदालतों में। हमारे रहनुमा जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं वो अदालतों में जा रहे हैं, अपनी जो है अदालती प्रोसेस के जरिए अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। और ये एहतजाज है, ये तो एक जमहूरी एहतजाज है, हम सड़कों पे भी करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, असम्बलियों में भी करेंगे, क्योंकि हमारा हक हमसे लिया गया। लेकिन बैरिस्टर साहब, आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि 2 रोज़ कबल जब आपने अली अमीन गंडापुर साहब का नाम को नामजद किया बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो उनके गुज़िश्ता रोज़ ही वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। आपको इस हवाले से खदशात मौजूद हैं? चूँकि आज जिस तरह से PTI के जो प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी हैं उमर अयूब साहब, जो कि रुपोश है, उनका भी नाम सामने आना, फिर am I also correct to say आकिबुल्ला साहब को आपने जो है बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो नॉमिनेट किया है, साथ साथ मियां असलम साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब नॉमिनेट किया है, और जो सालार खान साहब है उनको बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान नॉमिनेट किया है। तो बुनियादी सवाल तो ये है कि एक तो आप लोग को नहीं लगता कि कोई काउंटर मूव इनके भी हवाले से जो है वो तैयार हो चुकी होगी, उसका सामना करना पड़ेगा? और दूसरा ये कि हुकूमत कैसे बनाएंगे आप? ये जो ऐलानात तो कर दिया आपने। पहली बात तो ये देखें कि अगर हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे रहनुमाओं के खिलाफ और उन रहनुमाओं के खिलाफ जिन पर अवाम ने एतमाद करके उनको हजारों वोट दिए हैं, उनको इलेक्शन में जितवाया है, अगर उनके खिलाफ इस तरह की तादीबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो ये काबिल अफसोस बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालती निज़ाम मौजूद है, आप अदालतों में उनके खिलाफ केसेस लेकर आए और वो केसेस का सामना करेंगे, लेकिन अदालती निज़ाम को या कानूनी निज़ाम को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि ये एक गलत बात है और इसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं निकलते। जहां तक हम क्या करेंगे, हमने जैसे पिछले 6-7 महीने से हम एक आजमाइशी दौर से गुजरे, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, रोपोशियां हुई, कुछ लोगों कुछ शहादतें हुई, तो ये हम सब भुगत चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल में मुश्किल मरहला हम कामयाबी से तय करके अवाम का एतमाद हासिल करके हम इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। आइंदा का जो सफर मैं समझता हूं कि वो तो अब आसान सफर है। इंशाल्लाह अब हम सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, अपने मामलात को सेट करेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत भी बनेगी। जहां जहां हमारी मेजॉरिटी है वहां हुकूमत बनाएंगे और अच्छे अंदाज में हुकूमत भी चलाएंगे और एक बहुत भरपूर अंदाज में अपोजिशन भी करेंगे। राइट, बट साथ साथ बैरिस्टर साहब, जमाते इस्लामी के साथ भी आपने एक खबर पहले सामने आई कि उनके साथ जो है वो मामला तय हो गए हैं और उनको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो जमाते इस्लामी लीड करेगी। उमर अयूब साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ पंजाब और सेंटर में जो है वो मामला तय हो गए हैं, लेकिन जमाते इस्लामी ने तो आके इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कोई मामला जो है वो तय नहीं हुए, उनकी रजामंदी से आपने कोई ऐलान भी नहीं किया था, और साथ साथ उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं वो उसको चैलेंज करने का भी फैसला कर दिया। अगरचे उनको पूरे मुल्क के इंतखाबात से एतराज़ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं उसको हम जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे और एक वाइट पेपर भी लेकर आएंगे। जमात इस्लामी के साथ हमारी बाज़ाब्ता तौर पर, रस्मी तौर पर कोई राब्ता नहीं हुआ था, ना कोई बात हुई थी। गैर रस्मी तौर पर हमारी बातचीत होती रही। जमात इस्लामी के साथ मेरे अपने ज़ाती राब्ते हैं और मेरी जमात के रहनुमाओं के साथ बातचीत हुई थी, कुछ हमारे और रहनुमाओं के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन हम इस लाहे अमल पर या मुश्तरका तौर पर सूबाई असम्बली में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे थे। उस वक्त तक कोई रस्मी तौर पर हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, ना ही हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग बनी थी। इस दौरान जमात इस्लामी की जो 3 सीटें सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में थी वो हार गए
और उनकी वहां पर नुमाइंदगी खत्म हो गई। लेकिन वो हारने सीटें की खबर आने से पहले ही आपका वो ऐलान हो चुका था कि इनके साथ मामला तय हो गए हैं। मेरी नजर से ऐसा कोई ऐलान नहीं गुजरा, हमारी तरफ से कोई मामला तय नहीं हुआ था, बातचीत हो रही थी। बातचीत का मतलब मामला तय होना नहीं होता, मामला तय होने सर मेरे प्रोग्राम में उमर अयूब साहब ने भी कहा कि हमारी बिल्कुल बात टीओआरस फाइनलाइज हो गए हैं और जमात इस्लामी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वहां की हुकूमत जो है वो लीड करेगी। इट विल बी अ जमात इस्लामी लेड गवर्नमेंट देयर। टीओआरस फाइनलाइजेशन जो है वो किसी भी रस्मी नतीजे पर पहुंचने के लिए स्टेप्स होते हैं। टीओआरस फाइनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी एक जहनी हमाहंगी पैदा हो गई है कुछ चीजों पर, नुकात पर, और उसके बाद आप उसका बाकायदा ऐलान करते हैं मीडिया की मौजूदगी में। तो वो स्टेप अभी नहीं आया था कि जमात इस्लामी की तीनों सीटें डिसॉल्व हो गई, वो तहरीक इंसाफ को मिल गई और जमात इस्लामी की नुमाइंदगी खत्म होगी। जब नुमाइंदगी खत्म होगी तो हम चाहें भी तो इस वक्त हमारा उनके साथ असेंबली के लेवल पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन आज भी हमें खान साहब ने ये कहा है कि आप जमात इस्लामी के साथ बात करें, हम इंशाल्लाह उनके साथ बात कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि जो एहतजाजी तहरीक जिसका ऐलान जमात इस्लामी ने किया है और उस सिलसिले में कल वो पहला एहतजाजी प्रोग्राम अपने करेंगे नमाज जुमा के बाद, उसके बाद जो आने वाले स्टेप्स होंगे उसमें हम आपस में इश्तिराक अमल का कोई फार्मूला तय करेंगे। और बैरिस्टर साहब आपका पर्सनल ओपिनियन इस हवाले से क्या है? एहतजाज की जो हिकमत अमली है वो एक दुरुस्त कदम है? बिल्कुल दुरुस्त कदम है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप एहतजाज करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर और कानूनी इश्यूज पर आप अदालतों में जाते हैं, और यही हमारे पास एक ऑप्शन है। हम पार्लियामेंट की फ्लोर पर भी एहतजाज करेंगे, सूबाई असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे और सड़कों पर और मुजाहिरों के जरिए भी एहतजाज करेंगे। ये सब पुरअमन रहेगा, जमहूरी अंदाज में एहतजाज होगा और हम इदारों से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और अदालतों से ये दरख्वास्त करेंगे कि पीटीआई की सीटों पर जो डाका डाला गया है और 17 सीटों वाली हुकूमत को जो पार्टी में 75 सीटें देकर पार्लियामेंट में उनको हुकूमत बनाने दी जा रही है, ये गलत और गैर जमहूरी इक़दाम है, इसको वापस किया जाना चाहिए। राइट। साथ साथ आज जो आपने ऐलान किया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अमेरिका से मुबैना धांधली पर आवाज़ उठाने का मुतालबा किया है। ऑल्दो कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड, दीगर ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी रिगिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात का चूँकि एक मौक़िफ़ और एक बड़ा एक तसलसल के साथ जो एक नैरेटिव नज़र आया वो यही था कि आपकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। सो आप अभी उसी अमेरिका से आप तवक्को करते हैं कि वो आपका ये मुतालबा जो है वो मानते हुए इस मुबैना धांधली पर आवाज उठाए? काश आप ये सवाल करने से पहले अगर मेरी वो स्टेटमेंट मीडिया पे सुना देती अपने टीवी पे। मैं बिल्कुल सुना सकती हूँ, मैं मेरे पास जी हाँ। सुन लेना, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको एक दलील दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वो सुना देती तो उसमें आपको नजर आ जाता कि मैंने कहीं भी अमेरिका से ये दरखास्त नहीं की कि वो आकर हमारी मदद करे, ना हम उससे कोई ऐसी दरखास्त करने जा रहे हैं। हमने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है कल, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा जो इंतखाबात हुए हैं इन पर अपनी राय का इजहार किया है। तो हमने अमेरिका को जवाब दिया है और जवाब में हमने कहा है कि आपको जमहूरियत का बड़ा शौक है, आप जमहूरियत पर और इंतखाबात पर बयानात देते रहते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात में इतने बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म अंदाज में धांधली हुई है, उस पर बात करें, उस पर बात करें। अगर आपने बात करनी है तो उन इश्यूज को उठाएं, आप खानापूरी ना करें, कॉस्मेटिक किस्म के बयानात हैं। ये हमने कहा, हमने अमेरिका से ना मदद मांगी है, ना हमारा मदद मांगने का कोई इरादा है और ना ही अमेरिका हमारी कोई मदद कर सकता है। हम पाकिस्तान की अदालतों में गए हैं, पाकिस्तान के इदारों के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और पार्लियामेंट के सामने हम अपना केस पेश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका ने एक बयान दिया है, हमने उस पर कमेंट किया है, हमने अमेरिका से मदद नहीं मांगी। राइट। और इमरान खान साहब ने यही बात कही है। ये इमरान खान साहब का भी मौकिफ है और ये हमारा भी मौकिफ है, और मैंने आज जो ये बयान दिया यकीनन ये पार्टी का भी मौकिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। राइट। बैरिस्टर साहब, अब मजीद आगे के हवाले से क्या नज़र आ रहा है आपको? ये जो एक कानूनी जंग आपकी जमात जो लड़ रही है, आप लोग कोर्ट्स गए हुए हैं, मुतालबा तो यही किया जा रहा है दीगर एक्सपर्ट्स के हवाले से भी कि ये जो है इसका ऑडिट कराया जाए और जल्द अज जल्द जो है वो मामला निपटाया जाए, लेकिन ये एक तवालत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी साइड इस वक्त तैयार नज़र आ रही है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी साइडलाइंड इस वक्त नज़र आ रही है और शायद आपको ऑपोजिशन का रुख करना पड़ेगा?
हमारा फैसला भी यही है कि हम अपोजिशन करेंगे। हम तो हुकूमत लेने के चक्कर में है ही नहीं, ना हम हुकूमत बनाने के किसी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। हम ये तो समझते हैं कि आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि ऑपोजिशन बेंचेस पर ही बैठा जाएगा मरकज में, सूबाई असम्बलियों में, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, जहां हम हुकूमत बनाएंगे, बाकी तमाम असम्बलियों में हम अपोजिशन में बैठेंगे। और ये इमरान खान साहब का फैसला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है, जिसके कायद इमरान खान साहब। सर, आपकी चूंकि आज मुलाकात हुई है तो मैं जानना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले बहुत ओपनली मीडिया को खुद कहा था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत साजी के अमल में तावन नहीं करेंगे। ये तो उन्होंने मीडिया को खुद कहा सर, है। हुकूमत साजी के अमल में उनके साथ ताउन नहीं होगा, उनसे राब्ता नहीं होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम इस रेस से बिल्कुल आउट आपके नजरों में नजर आती है। आपने कोई राब्ता उनसे नहीं करना, लेकिन आप तो हुकूमत फॉर्मेशन के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आप तो अपनी सीट्स भी रिक्लेम इसी चक्कर में करना चाह रहे हैं कि आपकी मेजोरिटी को आप रिक्लेम कर सकें और आप अपनी हुकूमत कायम कर सकें, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो हम क्या करें? हम सीटों के लिए कोशिश ना करें? आप क्या मशवरा देती हैं? नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपने कहा हमारा इरादा ये है कि ऑपोजिशन में बैठा जाएगा। जाहिर है अगर हमारे पास ये सीटें हैं और इलेक्शन कमीशन हमारी सीटों को नोटिफिकेशन नहीं करता तो हम कहां जाकर बैठें? हम सरीना होटल में या मैरियट में बैठ के कॉफी पिए या पार्लियामेंट में जाकर? नहीं सर, तो मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि यानी कि गिव अप कर दिया है फिलहाल, ये जानते हुए कि ये तवील जंग है जो कानूनी जंग आप लड़ रहे हैं, सो लिहाजा अब ऑपोजिशन बेंचेस का एक भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजामंद है। मोहतरमा, जमहूरी निज़ाम में अगर आपको मेजॉरिटी मिलती है और आप हुकूमत बना सकते हैं तो आप हुकूमत बनाते हैं। अगर आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर आप अपोजिशन में बैठती हैं। तो हमें चूंकि मेजॉरिटी नहीं दी गई, हमारी मेजॉरिटी छीन कर किसी और को दे दी गई है, तो अब हम क्या करें? सो आपने आपको मैंने राइट मशवरा दें? नहीं सर, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन सर। आपने एक बड़ा फैसले का ये हमारी नाक़िस अकल तो हमें यही कहती है कि अपोजिशन में बैठे, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। अगर कोई अच्छा रास्ता आप बता सकती हैं बता दें। नहीं, मैं ये आपका मौक़िफ़ है जो सामने आए अभी तक चले, आपने काफ़ी क्लैरिटी के साथ ये अभी तक अभाम पाया जा रहा है, क्योंकि उमर अयूब साहब मैंने जिस तरह से हवाला दिया 2 रोज़ कबल हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी है और हम ही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। मैडम मेरी बात सुने, मैंने असल में एक मीटिंग पे जाना है और मैं कोई आधे घंटे से सर आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, एक सिर्फ आखिरी सवाल। उमर अयूब साहब जो आपके पीटीआई के जो प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी हैं, उनके नाम के हवाले से पूरी जमात में इत्तेफाक है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के इस वक्त, और पार्लियामेंट में हमेशा उन्होंने बड़ा फाल किरदार अदा किया। उन्होंने लाखों को वोट उनको आवाम का मिला है, तो वो एक बहुत एलिजिबल और बहुत ही मौजूद कैंडिडेट हैं वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर भी और अपोजिशन लीडर के तौर पर भी, और इसीलिए उनको नॉमिनेट किया है। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब बहुत बात करने के लिए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने एक बड़ी खबर दी है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमारी मेजॉरिटी चूंकि छीनी गई है, तो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और अपने नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे दीगर रहनुमाओं की जानिब से दीगर मौक़िफ़ सामने आ रहा है और एक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन द रैंक्स काफ़ी एक तजाद पाया जाता है। 2-3 रोज़ कबल जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उमर अयूब साहब, उनसे बात कर रहे थे, तो जिनका कहना था कि हमारी मेजॉरिटी है और हम क्यों अपोजिशन में बैठे, हम हुकूमत में बैठेंगे, हमारी मेजॉरिटी है और हम दीगर जमातों के साथ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, एमक्यूएम है, उनसे कोई राब्ता नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे क्योंकि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने कंसीड किया है इस बात के हवाले से कि जो उनकी पोजीशन इस वक्त है नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। और आज उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ हुई है। तो बहरहाल वो जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि ये पार्टी का मौक़िफ़ है, और बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है कि पार्टी जो है वो बानी जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, उनके फैसले पर अमल करती है। सो नेचुरली ये फैसला उनकी तरफ से आया है कि नहीं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिन्होंने जो बुरे वक्तों में और मज़ाहमती दिनों में काफ़ी नून लीग का भरपूर साथ दिया, लेकिन फिर जब एक तासुर ऐसा क्रिएट हुआ, एक इम्प्रेशन था मुबैना डील के हवाले से, सो उस दौरान ज़ुबैर साहब बहरहाल एक साइडलाइन पोजीशन में ज़रूर नज़र आए। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डोंट माइंड मी सेइंग दिस। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ज़ुबैर साहब। सबसे पहले तो आज ये मौलाना साहब गुज़िश्ता रोज़ से काफ़ी इंकशाफात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बता दिया था कि ये सीट्स हमने आपको दी हैं, आप ये खुद जीते नहीं हैं। आज वो कह रहे हैं कि सब पार्टियों को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने बुलाया और कहा कि आपने ये अदम एतमाद की तहरीक लानी है। सब पार्टियाँ, वो कहते हैं सारी पार्टियाँ इसमें शामिल थी। आप उनके इन क्लेम से इत्तेफाक करते हैं? आई थिंक मोर और लेस बिकॉज मेरी कंसिस्टेंट अलीना पोजीशन ये रही है। आपने अभी थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताया था, तो मैं थ्रू आउट दैट पीरियड में जाहिर सी बात है मज़ामती ऑपोजिशन कर रहा था, और मरियम नवाज और PMLN के साथ मिलके PDM के प्लेटफॉर्म था बेसिकली। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया था, तो उस वक्त मेरी भी ये पोजीशन थी। और आपको याद होगा कि हमारे अपने बहुत से रहनुमा PMLN के, जिसमें SN इकबाल भी थे और बहुत से दूसरे लीडर्स थे, सारे बशमूल में, जो उससे 6 महीने 8 महीने 4 महीने पहले ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में नहीं कर सकते हैं। शायद खाकान अब्बासी का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था और औरों का भी था। सो व्हेन द मोमेंट केम, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता था कि हमने इतनी जबरदस्त एक जद्दोजहद की है, और जिसकी पादाश में हमने बड़े मुश्किल दिन देखे हैं, बल्कि साल देखे हैं। सारी पार्टी ने, लीडरशिप बशमूल नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे लोग, अब जाके अगर हमने ये किया तो इसका तासुर क्या जाएगा? नवाज शरीफ साहब उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में उस तरह से नहीं थे। वो चाहते थे कि जी हम इलेक्शंस में फौरन चले जाएं। शायद खाकान अब्बासी का भी ये था। तो आपको याद हो या नहीं, मैं उस वक्त से मैंने पब्लिकली ये कहा था कि जी हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। उसके इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी बड़े सीरियस थे, जो बाद में जाके सबने देखे कि कितने खराब मईशत के हालात हुए, और पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी। अभी भी आपने 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को सुना होगा ये कहते हुए, और थ्रू आउट वो ये कहते रहे कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। तो फिर आपके वोट कम हुए ना। वो तो जब आप खुद मान रहे हैं कि रियासत को बचाने के लिए और सर अभी फिर ये वही गलती जो है वो रिपीट करने जा रहे हैं आपके ख्याल में? जी बिल्कुल वही गलती रिपीट करने जा रहे हैं। आई थिंक वो मैंडेट नहीं है कि आप हुकूमत करें। आप आई थिंक PMLN को ऑपोजिशन में जाके बैठना चाहिए। दैट इज द राइट थिंग टू डू। और क्योंकि उसमें हुकूमत में बैठने के लिए आप फिर वो और असूल भी खराब कर रहे हैं कि PTI बैक्ड कैंडिडेट्स को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये किसी तरह से भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता, और इसकी वजह से जो आपकी जो जाहिर सी बात है, कोई आपकी को पार्टी स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। लोग ये फिर अखज़ करते हैं, और सही है कि जी आपके कोई प्रिंसिपल्स है ही नहीं। अभी इमरान खान के नाम पर किसी ने वोट लिए हैं, वो उसकी पर्सनल जो बिहेवियर है वो तो एक अलग चीज है, बट एज अ पार्टी अगर PMLN उसको वेलकम कर रही है तो हाउ डज इट लुक? वो तो आपको सुना रहा था, वो तो PTI आपके जो सबसे शदीद तरीन मुखालिफ है, हाँ। उसके नाम पर वोट। और आज को वैसे कतई कलामी की माफी, लेकिन ज़ुबैर साहब आज को SN इकबाल साहब भी, वो भी उनका ट्वीट है कि IK फिनोमेना इज मिडिल and educated classes and youth rebellion against traditional politics in which older parties are very strongly entrenched in the traditional power bases with no meaningful space for them. So ये जो एक नैरेटिव बनाया गया कि ये एक सोशल मीडिया की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये एक सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म है, ट्विटर के वज़ीर आज़म उनको कहती सुनाई दी हमें नून लीग इस पूरे अरसे में, और जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह के ज़ातियात पर उतरा गया, अंडर एस्टिमेट कर रही थी आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए ना, अंडर एस्टिमेट कर रही थी, और वो उसका हमारा अपना कसूर था ना PMLN का। एक तो SN इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, तो उनको बजाय के जवाब देना चाहिए कि हुआ क्या है। वो ये वजाहत कर रहे हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस क्यों ज्यादा अच्छी रही है।
अगर वो एजुकेटेड और मिडिल क्लास में वो पॉपुलर हैं तो ये ज्यादा, और ये आप एडमिट भी कर रहे हैं पब्लिकली, तो ज्यादा फिक्र की बात है कि जी क्यों एजुकेटेड लोग उनके साथ हैं। इसलिए हैं कि आप, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने खुद जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड था वो प्रो और एंटी इमरान खान पर छोड़ दिया था। इद्दत के दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब कन्विक्शन हुई है इमरान खान की, बजाय कि आप अगर चलें कुछ नहीं कंडेम कर सकते तो पीछे चुप तो रहे ना। अब who in the middle educated urban class will appreciate such a conviction as that to coming days before the election, as if कि इस पर इलेक्शन पर क्या असर पड़ेंगे। उससे पहले 2 और आ चुके थे कन्विक्शन, उससे पीछे 2-3 दिन में। तो और दूसरी बात यह है कि आप उनकी अगर मैसेजिंग थी, इसके बावजूद के उनके लिए मुश्किलात थी, ये तो इवन प्लेइंग फील्ड तो थी नहीं, बल्कि फार फार फ्रॉम इट। आई मीन खासतौर पर जब बल्ला ले लिया गया था, मतलब उनकी कोई लीडरशिप ही नहीं थी, कोई कैंपेन ही नहीं हुई है। नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के लिए तो वो तराजू के पलड़े बहरहाल बराबर हो चुके थे, क्योंकि उनकी तो डिमांड ही बुनियादी यही थी कि इलेक्शन के जब तराजू के पलड़े बराबर होंगे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को दी गई, जो प्रोटोकॉल नून लीग को दिया गया और मियां साहब को दिया गया, माजरत के साथ जुबैर साहब, आज नून लीग ये कह रही है कि हमें हरवाया गया है। नहीं, मेरा ख्याल है तराजू के पलड़े बराबर करने की तो डिमांड बिल्कुल सही थी, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि हमारी तरफ ही सारा झुकाव हो जाए, ऊपर आ जाए हमारे लिए और वो दूसरा पलड़ा जो है वो इतना नीचे चला जाए। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि मुझे तो कोई कैंपेन दुनिया की तारीख में नहीं पता, चाहे प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री हो, जिसमें एक पार्टी कैंपेन ही ना कर सके। मतलब उसकी जो भी वजूहात थी, फियर था पोस्ट में 9th पार्टी का जो माहौल था, उनकी तो एक इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पीटीआई। आज जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप देख रहे थे सलमान अकरम राजा और मरवत साहब और गौहर साहब, जी जी, these faces were not visible in the PTI rank and file last year for example। तो वो एक बावजूद इसके कि ये इनकी कोई पॉलिटिकल इतनी स्ट्रॉन्ग वो नहीं है कि जी ये वो इलेक्टेबल्स हैं या बड़े पुराने सियासतदान हैं, ये बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी कैंपेन रन की और सक्सेसफुली रन की, तो यू हैव टू admit कि something was lacking as far as right, but जुबैर साहब, आप मियां साहब का सियासी अब जो करियर है उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, मियां साहब ने he had to make a choice। वो अगर खुद प्राइम मिनिस्टर बनते तो फिर मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, मतलब जाहिर सी बात है काफी क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज थी कि मियां साहब वो ऐसी मिनॉरिटी गवर्नमेंट को रन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने पहले वाजे कर दिया था कि अगर सिंपल मेजॉरिटी आएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, otherwise he will not be the prime minister। लेकिन but what about the experience that he has? जुबैर साहब, सवाल तो अब ये उठाया जा रहा है कि मियां साहब आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स है जिसको वो बारहा दोहराते भी रहे, और ये तो टाइम था कि पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालना चाहिए था। एवरीवन एक्चुअली दिस वाज द राइटिंग ऑन द वॉल कि एक कोलिशन सेटअप होगा या किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक्सपीरियंस कब काम आएगा? ऐसे हालत में मियां साहब अपने भाई को ये चार्ज संभालने के लिए दे रहे और खुद सामने नहीं आ रहे। देखिए ना, वो आप जो कह रही हैं कि वो एक्सपीरियंस का तो उस वक्त फायदा होता है जब आप कोई फैसले कर सकें। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में बहुत डिफरेंस है गवर्नेंस के हवाले से। वो फैसले इस करंट सिनेरियो में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके मुकाबले में मियां साहब खुद से फैसले, और वो ये प्रेफर भी ना करते कि अगर उनको खुद से फैसले ना करने दिया जाता। बिल्कुल, देखे ना, वो तो जब भी आए हैं, चाहे वो बड़े बड़े फैसले थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वाजपेयी साहब को बुलाना, या रिफॉर्म्स जो 1990 में उन्होंने किए थे, जो बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स थे, वो उसके लिए आपको एटलीस्ट आपके पीछे कुछ मेंबर्स भी तो हो ना। अगर आप इतने बुरे तरीके से कोलिशन में होंगे और खुद आपकी मिनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल स्टेटस को कंटिन्यू होगा, कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे। एंड विद पीपल्स पार्टी प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली कि वो कैबिनेट में नहीं होंगे, लेकिन वो और ओनरशिप भी नहीं लेंगे नेचुरली सारे जो डिसीजन मेजर डिसीजंस होंगे उसके। उन्होंने तो हुकूमत में रह के नहीं रिस्पांसिबिलिटी 16 महीने राइट। एज जुबैर साहब, मुझे रैप अप का कहा जा रहा है, लेकिन मैं आई रियली वांट टू आस्क यू कि डू यू थिंक इसाक डार साहब विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर? मेरा तो ऐसी मुझे लगता है कि इसाक डार साहब ही होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। वो ही होंगे? जी बिल्कुल। कुछ इतलात ऐसी आ रही थी कि उनके नाम पे शायद कट लग गया है। नहीं, किसकी हिम्मत है कट लगाने की उनके नाम पे? वो मियां साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हाँ नहीं देखे ना, ही इज अ मेजर प्लेयर एज फार एज PMLN इज कंसर्न, राइट, और वो तो मेरा ख्याल है वही होंगे, वही होंगे आप कह रहे हैं। और आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि IMF कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये जो कॉबल्ड अप एक कोलिशन सेटअप नजर आएगा व्हिच विल बी लैकिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन। अलीना मैं ये बता दूं कि IMF भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी उनके साथ डील होना, और मेरा अपना ख्याल है अगले 3-4 महीने में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई भी होगी, मुश्किलात भी बढ़ेंगी, और अवाम जो है जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं उनके लिए और मुश्किलात का इजाफा होगा। सो दे आर बैड टाइम्स फॉर पाकिस्तान। आई डोंट थिंक सो anyone is looking forward to better times, at least in the short term or medium term. राइट, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 3 से 4 माह अगले महंगाई और मजीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। IMF के साथ बड़ी मुश्किल होगी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो भी नेक्स्ट हुकूमत जो है वो फॉर्म होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एक नए प्रोग्राम में IMF के साथ जाना। ऑल्दो हमें रीपेमेंट्स का सिलसिला भी हमारे इट्स राइट अहेड ऑफ अस, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह का एक सिनेरियो नजर आया, नून लीग की नेचुरली अपनी कोताहियां थी कि आपने उनका फोकस जिस तरह से एक दिखाई दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो किनारा कशी इख्तियार की है या वजारत उज़्मा का मनसब नहीं संभालने का जो फैसला लिया है, वो इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तमाम फैसले खुद करें, जबकि उनके मुकाबले में उनके भाई जो हैं उनकी भी सिचुएशन सबके सामने है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और कमोबेश तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक पॉइंट पर तो मुत्तफिक है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, और ये जो रिजल्ट्स के साथ जिस तरह से ये रिग्ड नज़र आते हैं और जो ROs के कंडक्ट के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे, और किस तरह से ये धांधली और किस तरह से रिजल्ट्स को टेम्परिंग इसमें नज़र आई है या हो रही है, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे सरवर बारी साहब, आप सरबरा है पतन ऑर्गेनाइजेशन के, और एक तवील अरसे से इंतखाबात पर आप नज़र रखते आए हैं, कवर करते आए हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस बड़ी वैलिड और ठोस होती है। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई साहब सबसे पहले तो यही, जिस तरह से मैंने कहा, आज तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक ही नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस में एक बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। आप चूंकि एक तवील अरसे से इंतखाबात को मॉनिटर करते आए हैं, इस बार भाई साहब बताइएगा कि कितनी सिस्टमेटिक और हाई लेवल जो है वो धांधली हुई है इन इलेक्शंस में। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इस लेवल पर जो धांधली है इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के नेक्स्ट डे पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, और इस कदर ब्लेटेंट तरीके से की गई है कि जिसको छुपाना इनके लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट होता है और 47 जो है वो तमाम जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट है उसको करते हैं, तो वो गो के फॉर्म 45 के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, गलतियां हैं, एरर्स हैं जो कि RO को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थे। लेकिन जो फॉर्म 45 है उनको अगर जमा करें और फॉर्म 47 के साथ उसको कंपेयर करें तो 30,000, 40,000, 50,000 वोटों तक का फ़र्क निकल के आ रहा है। यानी कि रातों रात जो है उन्होंने हज़ारों वोट इधर से उठाकर उधर डाल दिए हैं फॉर्म 47 के ऊपर। आज हमने 3-4 हलकों का पूरा ऑडिट किया है, एक एक फॉर्म 45 को देखा है, उसको जमा किया है और जो फॉर्म 47 है उसके साथ कंपेयर किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ज़रूर। एक जो NA 46 है फर्ज करें, उसमें PTI को जो फॉर्म 45 का मजमूआ देखें तो 57% वोट पड़े हैं फॉर्म 45 को अगर आप जमा कर लें सारों को। लेकिन जो फॉर्म 47 के ऊपर RO ने रिजल्ट दिया है उसमें सिर्फ 29% वोट PTI के हैं, यानी कि तकरीबन आधे से ज़्यादा वोट जो हैं वो RO ने PTI के कम करके और वो डाल दिए हैं PMLN के कैंडिडेट को। यानी कि PMLN के जो फॉर्म 45 के ऊपर टोटल वोट है वो 28% है, लेकिन जब रिजल्ट फॉर्म 47 पे RO ने दिया है तो वो 54% है, यानी कि बिल्कुल उलट कर दिया है। और इसी तरह अगर आप NA 47 को देखें, PTI का वोट बैंक जो है फॉर्म 45 का मजबूआ 40% है,
और इसी तरह जो है फॉर्म 47 PMLN का सिर्फ 20% है, लेकिन फॉर्म 47 के ऊपर उसको उलट कर दिया है, N को 40% कर दिया है और PTI को 34% कर दिया है। ये NA 47 का आप बता रहे हैं? जी 47 का। NA 48 जो हमने किया है, तहकीक की है, ऑर्डर किया है, PTI के पास 41% वोट निकल के आते हैं जो पोल्ड वोट हुए हैं, और जो N है उसको सिर्फ 16% वोट पड़े, सिर्फ 16%। लेकिन जब रिजल्ट दिया गया है फॉर्म 47 पे आरओ ने, तो PTI के 33% यानी कि तकरीबन 8% वोट कम कर दिए गए, और N के 16% से बढ़ाकर उसको 38% कर दिया गया। एब्सोल्युटली बारी साहब, लेकिन यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो सियासी जमातें जिनके हवाले से आप नताइज भी बता रहे हैं कि किस तरह से वो नताइज तब्दील हुए, और फॉर्म 47 किस तरह की भयानक तस्वीर जो है वो ओवरनाइट जो है जिस तरह से रिजल्ट्स में एक नंबर्स जो है रद्दोबदल इसमें देखी गई, लेकिन वही पार्टीज जो हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बड़ी सर जोड़ के बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये मामला एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे पास इस वक्त और लीड नजर भी आ रही है, वो कह रहे हैं 180 तक की के करीब जो है वो हमारी सीटें हैं, चैलेंज हो चुका है, ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, ये मामला आपको बारी साहब कितना मजीद तवालत पकड़ता दिखाई दे रहा है? कुछ सियासतदान हैं वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अब इन फॉर्म 45 में जो है वो पकौड़े खाए जाएंगे, तो इसका ये मामला आपको हल होता एनी टाइम सून दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे फौरी तौर पर तो इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, अनलेस के जो अदालतें हैं वो इसको अनडू करें, और क्योंकि जो रिगिंग है वो इतनी ब्लेटेंट है कि उसको साबित करना इनके लिए कि हम सही हैं, हमारे फॉर्म 47 जो है वो दुरुस्त है, वो साबित ही नहीं कर सकते। मसलन अगर मैं दोबारा बात करूं, NA 53 में भी यही हुआ है। मैंने एक हमने जो फॉर्म 45 निकाला है उसको टैली किया है, उसको सम अप किया है, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो PTI का नॉमिनी था वो सबसे आगे था, लेकिन सुबह जब रिजल्ट आया तो उसको उलट कर दिया गया है, और तकरीबन 1,30,000 वोट जो हैं वो इधर उधर किए गए हैं, लेकिन वो सारे 1,30,000 वोट तो डले ही नहीं है। अगर इसका ऑडिट हो, इस हलके का यानी कि इस्लामाबाद के हलकों का अगर ऑडिट हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको कोई साबित कर सके कि जिस उम्मीदवार को विनर डिक्लेयर किया गया है वो साबित कर सके कि उसको वोट पड़े हैं और उसका कोई सबूत है। और बारी साहब, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रुजू आप राइट फोरम क्या समझते हैं? मुतल्लिका इदारा जो है इस हवाले से होना क्या चाहिए था? और जल्द जो एप्रीहेंशंस तो यही शो की जा रही है कि इसमें मजीद वक्त लग सकता है। आपने कहा अगर अदालतें ये ऑडिट कराना भी चाहे तो 1 हफ्ते में भी आ सकता है। देखिए, अगर हम छोटी सी तंजीम है, हम जो है वो 4 हलकों का ऑडिट कर सकते हैं, तो अदालतें और जो रियासत होती है उनके पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा मैन पावर है, वो तो इसको 1 हफ्ते में ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 45 भी इनके पास है, फॉर्म 46 भी इनके पास है, फॉर्म 47 भी है, उसको सिर्फ टैली करना है, और वो इतना बड़ा काम नहीं है मैं समझता हूँ। बारी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि वो विल भी है 1 हफ्ते में और जल्द अज जल्द इस मसले को निपटाने में? देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस पार्टी को इक़्तिदार से निकाला गया था माजी में, उसको दोबारा अगले इलेक्शन में जीतने नहीं दिया गया, और मुझे लगता है कि जो मुख्तदर हल्के हैं वो कभी भी अदालतों को ये काम नहीं करने देंगे। तो मुझे तो अदालतों से वैसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो मुआवजा होगा। लेकिन एक बता दूँ आपको, जो भी हुकूमत बनाएगा ये हुकूमत चलेगी नहीं। 3 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बजट के इजलास तक ले जाएं उसको, ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी शो कर सके दुनिया को। हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं कि अदलिया से, और जो ECP है, ECP को तो मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए पूरी ECP को। तमाम कमिश्नर जो हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिस तरह का इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट किया है, जिस तरह इंटरनेट सर्विसेज बंद की हैं, SMS जो है सर्विस बंद की है, और ये कहते रहे कि हमने EMS ऐसा बनाया है कि जनाब
चाहे इंटरनेट बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये चलता रहेगा। उस पर पहले ही सवाल उठा दिए गए थे ईएमएस पे, तो इलेक्शन से आपको याद होगा उससे कबल ही, बट आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। भाई साहब, मैं एक सवाल और आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि अब वो नज़र आ रहा है कि पीएम इन वेटिंग है और जिस तरह से वो मशावरत कर रहे हैं, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नवाज शरीफ साहब अलबत्ता इस रेस में जो है वो उससे साइडलाइन हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों शरीफ बरादरान की सीटों के हवाले से आपको क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? इनके जो बिलखसूस हल्के थे NA 130 और शहबाज शरीफ साहब ने जिस हल्के से कॉन्टेस्ट किया था, इसके हवाले से रेगुलरिटीज किस हद तक आई हैं आपको? देखिए, अगर हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो कुछ हल्के हमने देखे हैं और जिस तरह वहाँ पर भी रिजल्ट रोके गए थे और सुबह रिजल्ट चेंज हो गए, अब चूंकि हमने अभी तक लाहौर के जो हल्के उनका ऑर्डर ज़ाती तौर पर नहीं किया, लेकिन अगर इस्लामाबाद और पिंडी के जिन हल्कों को हमने देखा है जो वही ट्रेंड बज़ाहिर नज़र आता है, तो ये तो बिल्कुल ख़तरे में है। शहबाज शरीफ साहब की अपनी नशिस्त ख़तरे में है, नवाज शरीफ की नशिस्त ख़तरे में है, और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह जो है इनकी जो सुबकी होगी, तो जाहिर है जिस तरह ये कॉबल की जा रही है सेंटर की गवर्नमेंट, तो मैं कोई सियासी तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है हम सियासत से जितना मर्जी दूर भागें, लेकिन इलेक्शन बजाते खुद एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है, पावर के लिए होती है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी जो कह रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फौरन करें, क्योंकि फिर एक और क्राइसिस हो जाएगा, क्राइसिस बढ़ जाएगा। लेकिन जो उनकी कारकर्दगी है वो बिलो ज़ीरो है, तो इसलिए उनको कोई हक तो नहीं बनता कि वो चलाएं, और मेरा अपना ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए, या और तो इवन मांगे सब लोग जी सब बिल्कुल, और इवन बारी साहब, इवन सियासी जमातें भी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से यही मुतालबा वो खुद भी कर रही है। कल नून लीग के एक सीनियर रहनुमा सेनेटर किरमानी साहब हमारे प्रोग्राम में भी बहुत अपने रिजर्वेशन का इजहार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कर रहे थे। बट बहुत शुक्रिया बारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जिस किस्म के नंबर्स बारी साहब ने इस वक्त एक होश जो इंकशाफात सामने लेकर आए हैं वो, और जो उनकी रिवोल्यूशन थी, जो उन्होंने एक अपने जो उनकी ऑडिट उन्होंने कंडक्ट किया, उनकी टीम ने कंडक्ट किया सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हल्कों के हवाले से, वो कह रहे थे कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जब उन पोलिंग स्टेशंस में, इन तीनों हल्कों के तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जब मवाजना किया, तो उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। जो पीटीआई की जिस पर लीड थी वो किस तरह से नून लीग की लीड में तब्दील हुई है, और बहुत ही इस किस्म के जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो ऑल्दो के बहुत बड़ा सवाल आयद करते हैं। इस जो भी हुकूमत इसके नतीजे में अमल में आएगी, कायम होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी और नेचुरली उसकी लेजिटिमेसी जो है वो बहुत बड़ा उस पर सवाल होगा। लेकिन बारी साहब का ये भी ख्याल है कि अगर कोर्ट्स चाहें ऑडिट करवाना तो एक हफ्ते के अंदर भी ये मामला रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे सकता है, और तमाम तर जो उंगलियां उठ रही हैं इलेक्शंस के नताइज पे, वो उसको एक रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया जा सकता है। अगरचे हमारी जो अदालतें हैं वो इसको ऑडिट करवा लें और संजीदगी के साथ, और साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं कि जिस किस्म के इंतखाबात करवाए गए, और एक तासुर दिया जा रहा है कि ये बड़े अच्छे माहौल में और बड़े नॉर्मल और क्रेडिबल इलेक्शन जिनको कहा जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया मानने से इनकारी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।